देखो क्वेश्चन नंबर 61 से हम लोग का स्टार्ट है बीएसटी का नेक्स्ट। इसमें क्वेश्चन है स्टेट, STAT होगा, स्टेट टू मेथड ऑफ रेजिंग फंड्स फ्रॉम द प्राइमरी मार्केट। देखो प्राइमरी मार्केट से पैसे को कलेक्ट करने का कोई भी दो मेथड के बारे में बताना है, दो मेथड का नाम लिखना है, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे पहली बार शेयर को बेचा जाता है उस मार्केट को हम लोग कौन सा मार्केट कहते हैं, प्राइमरी मार्केट, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट में हम लोग प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर कर सकते हैं, SHARE होगा, ठीक है। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, शेयर। उसके बाद पब्लिक इशू कर सकते हैं, पब्लिक को भी शेयर सेल कर सकते हैं, और राइट इशू ऑफ शेयर भी कर सकते हैं। और तीनों का मतलब क्या होता है, देखो प्राइवेट इशू ऑफ शेयर का मतलब होता है जब कंपनी जिस पर्सन को जानता है उसको शेयर बेचता है, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है। थ्रू पब्लिक इशू, पब्लिक इशू का मतलब क्या होता है, पब्लिक को शेयर बेचना। कौन से मार्केट में बेचेगा, प्राइमरी, क्योंकि वहां पे सबसे पहली बार शेयर को बेचा जाता है। और लास्ट है थ्रू राइट इशू ऑफ शेयर, ठीक है। राइट इशू ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो है ना उसको शेयर बेचना। और याद रखना ये शेयर होल्डर का प्री एम्प्टिव राइट होता है। कौन सा राइट, प्री एम्प्टिव राइट होता है कि कंपनी कभी भी शेयर को बेचेगा तो सबसे पहले उसको एग्जिस्टिंग ओनर से पूछ लेना पड़ेगा, उसके बाद ही वो बाहर में बेच सकता है, ठीक है। नेक्स्ट 62 वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम 10 ईयर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। देखो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन सा मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, मनी मार्केट या कैपिटल मार्केट का, मनी मार्केट है ना। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, CD कहते हैं, ठीक है। तो ये जो होगा ना अप टू मैक्सिमम ईयर कितने का होगा, 1 ईयर का होता है, ठीक है। बट इसमें क्या है, देखो द मैक्सिमम 10 ईयर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कितना, 1 ईयर। बहुत बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि मिनिमम कितना है। मैक्सिमम तो पता है 1 ईयर होता है, बट मिनिमम कितने का होता है, 91, कितने का, 91। तो CD में याद रखना, देखो कॉल मनी मार्केट का जितना भी इंस्ट्रूमेंट होगा, चाहे वो ट्रेजरी बिल हो, CD हो, कॉमर्शियल पेपर हो, ठीक है, ये सब का जो वैलिडिटी पीरियड होता है वो अप टू 1 ईयर ही होता है, ठीक। तो मैक्सिमम सब में क्या होगा, 1 ईयर, बट मिनिमम का बात करें तो CD में कितना है, 91 डेज का। उसके बाद स्टेट 1 एडवांटेज ऑफ डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। इसका मतलब क्या होता है, पहले शेयर कैसे मिलता था, फिजिकल पेपर में, लेकिन अभी वो क्या हो गया, डीमेट अकाउंट के थ्रू, मतलब ऑनलाइन हम लोग शेयर को हेल्ड करते हैं। तो जब फिजिकल शेयर को हम लोग ऑनलाइन या डिजिटल शेयर में कन्वर्ट किए तो उसका फायदा क्या है, मतलब जैसे फिजिकल शेयर जो था मेरे पास जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, उसको डिजिटल में कन्वर्ट करने से क्या फायदा हुआ। तो देखो एडवांटेज ऑफ डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर सर्टिफिकेट इज इंक्रीज ऑफ द कन्वेनियंस इन डीलिंग शेयर्स एंड डिक्रीजिंग पेपर यूज। देखो पहली बात कि शेयर को खरीदने और बेचने में क्या हो गया, इजी। जैसे अभी हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते तो इजीली पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर डिजिटल में कन्वर्ट कर दिए तो पेपर का जो यूज है वो ऑटोमेटिक क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तुम चाहो तो एक भी लिख देना कि डीमैटेरियलाइजेशन के चलते पेपर का यूज क्या हो गया, कम से कम, प्लस शेयर के साथ डीलिंग भी क्या हो गया, इजी हो गया। स्टेट, अच्छा ये स्टेट होगा, स्टेट 1 डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजमेंट। देखो एडवर्टाइजमेंट्स का उद्देश्य क्या होता है, क्यों एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सिंपल सा बात है, इंक्रीज इन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, है ना। गुड्स एंड सर्विस के सेल को क्या करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, यानी कि बढ़ाने के लिए। मेंशन 1 मीडियम ऑफ एडवर्टाइजमेंट। देखो एडवर्टाइजमेंट किस मीडियम के थ्रू करते हैं, टेलीविजन हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, ऑनलाइन हो गया, है ना, बहुत सारा हो गया, पैम्पलेट बांट सकते हैं। तो एक मीडियम के बारे में पूछा है तो हम क्या लिख दिए, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो 1 मीडियम ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज कौन सा, टेलीविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नोन एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो मैनेजमेंट का एसेंस हम लोग किसको कहते हैं, कोऑर्डिनेशन को, इसको याद रखना है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, बट बहुत बार ये पूछ देता है क्यों, क्यों क्यों इसको एसेंस कहा जाता है, क्योंकि इट सिंक्रोनाइजेज द डिफरेंट एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन में जो अलग अलग एक्टिविटीज है उसको ये क्या करता है, सिंक्रोनाइज करता है, मतलब तालमेल बैठाता है। और इसका डेफिनेशन भी बहुत बार आता है कि कोऑर्डिनेशन क्या है, डिफाइन करो, तो क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस विच सिंक्रोनाइजेस कंपलसरी है, विच सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। इसको रट लेना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी आता है कि इसको हम लोग एसेंस क्यों कहते हैं, रीज़न क्या है। पहला, सिंक्रोनाइजेस एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, है ना।
या इट इज फाउंड एट एवरी लेवल, टॉप, मिडिल और लोअर लेवल में भी मिलता है ना। और ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में होता है, ये प्लानिंग में भी होगा, ऑर्गेनाइजिंग में भी होगा, स्टाफिंग में भी होता है, डायरेक्टिंग में भी होता है और कंट्रोलिंग। और ये मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन या प्रोसेस है, कह सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्स मैनेजर बिलोंग्स टू विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखो इससे पहले तुमको पता है कि 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है, टॉप, मिडिल और लोअर। टॉप में क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ, जितना भी चीफ वाला मिलेगा तुमको, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये सब कहाँ रहता है, टॉप। मिडिल में कौन रहता है, डिपार्टमेंटल मैनेजर, क्या रहता है, जो डिपार्टमेंट को मैनेज करता है। और बिजनेस में क्या क्या डिपार्टमेंट होता है, परचेज, सेल्स, प्रोडक्शन, फाइनेंस, यानी कि परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ये सब कहाँ पे रहता है, मिडिल लेवल में, ठीक है। और लोअर लेवल में कौन होता है, इंस्पेक्टर, ठीक है, सुपरवाइजर होता है लोअर लेवल पे, इंस्पेक्टर होता है, सुपरवाइजर होता है, क्लर्क, क्लर्क जानते हो ना, क्लर्क भी किस में आता है, लोअर लेवल में आता है। तो हम लोग का ये जो क्वेश्चन था कि सेल्स मैनेजर किस लेवल से बिलोंग करता है, तो सेल्स मैनेजर तो डिपार्टमेंट का हो गया ना, तो ये किस लेवल में होगा, मिडिल लेवल में, ठीक है। सेल्स मैनेजर किस लेवल पे होता है, मिडिल लेवल में। हु इज नॉन एज अ फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, देखो किसको हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहते हैं, हेनरी फ्योल, ठीक है। और फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसको कहते हैं, F.W. टेलर, पूरा नाम क्या है, फ्रेडरिक विंसलो टेलर, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, तो ये क्या होगा, हेनरी फेयोल, हेनरी फेयोल। फेयोल का कितना प्रिंसिपल्स है, 14 प्रिंसिपल है, ठीक है, इसको भी याद रखना है। राइट वन इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देखो ऑर्गेनाइजेशन का एक इंपॉर्टेंस क्या होता है, तुमको ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग पता होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि बहुत सारे काम को छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करना, डिवाइड करना और उनको अलग अलग डिपार्टमेंट में बंटवारा कर देना। जैसे कि हम लोग इवेंट ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, शादी का ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसमें हर काम को अलग अलग हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन करने से यानी कि काम को डिवाइड करने से फायदा क्या होता है, रिडक्शन ऑफ व्हाट, वेस्टेज, है ना। इससे वेस्टेज क्या होता है, कम से कम। देखो वेस्टेज कम होने का मतलब ही क्या होगा, बिजनेस का प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। तो रिडक्शन ऑफ वेस्टेज हम लोग एक और जगह पढ़े थे, कंट्रोलिंग का ऑब्जेक्टिव, याद है, या इंपॉर्टेंस सेम है। देखो ये सब घुमा फिरा के लगभग सब में सेम मिलेगा। फिर लिखा हु मेड दिस स्टेटमेंट, विदाउट ह्यूमन फैक्टर ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूजलेस, मतलब ये कौन बोला कि ह्यूमन के बिना जितना भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका कोई भी काम नहीं है। मतलब क्या हुआ, देखो सामान को बनाने के लिए क्या चाहिए, मैन चाहिए, मटेरियल चाहिए, मनी चाहिए, लेकिन जब तक मैन नहीं होगा तब तक मटेरियल और मनी का कोई यूज है। तो ये वाला स्टेटमेंट बोला कौन था, पीटर फ्रेडली, सॉरी, फर्डिनेंड ड्रकर, ठीक है। पीएफ ड्रकर भी इसको शॉर्ट में कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, पीएफ ड्रकर, ठीक है। तो विदाउट ह्यूमन फैक्टर मतलब इंसान के बिना सारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, यूजलेस है। स्टेटमेंट कौन बोला था, पीएफ ड्रकर, ये तुमको थोड़ा रटना पड़ेगा। राइट वन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है। देखो सबसे पहली बात, रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि सबको ये बताना, मैनफोर्स को ये बताना कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में इतना वैकेंसीज खाली है, दैट इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट, ठीक है। अब रिक्रूटमेंट मतलब जब हम लोग इंसान को हायर करेंगे तो दो तरीका है, एक तो बाहर से ले लो, मतलब फ्रेश, एक बिजनेस के अंदर का इंसान को भी हम लोग काम पे लगा सकते हैं, या बिजनेस के बाहर वाले इंसान को भी कोई स्पेसिफिक पोस्ट के लिए हम लोग ले सकते हैं। तो पूछा गया इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कौन सा है, तो इसके अंदर में आता है प्रमोशन एंड ट्रांसफर, दो ही चीज आता है, प्रमोशन एंड इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। देखो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या हुआ, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जो खाली जगह है उसको भरना। तो हम क्या कर सकते हैं, जो लोअर लेवल में काम कर रहे हैं उसको ला करके यहाँ बैठा दिए, दैट इज कॉल्ड प्रमोशन। ये भी हो सकता है मेरे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जगह खाली है तो इस वाले इंसान को दूसरे बिजनेस में भेज दिया, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर, ठीक है। तो इंटरनल सोर्स में क्या आएगा, प्रमोशन और ट्रांसफर। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या आएगा, प्रमोशन और ट्रांसफर। अब एग्जाम में डेफिनेशन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या होता है, प्रमोशन इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट वेयर अ पर्सन इज गिवन हायर जॉब लाइबिलिटी एंड हायर पेमेंट, ठीक है। प्रमोशन में क्या होता है कि ये इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है जहां पे इंसान को काम भी थोड़ा टफ दिया जाता है और वेजेस भी क्या दिया जाता है, थोड़ा टफ। लेकिन ट्रांसफर में क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भेजा जाता है, लेकिन
यहाँ पर जो काम होगा दूसरी जगह में भी काम क्या होगा, सेम टू, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर। ट्रांसफर में जो रहेगा सेम, और प्रमोशन में क्या होता है, थोड़ा ऊपर जाना। प्रमोशन का मतलब ऊपर, ट्रांसफर का मतलब कहीं और भेज देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, व्हाट इज द फर्स्ट नीड अकॉर्डिंग टू मेस्लोज नीड हिरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। देखो मेस्लोज नीड हिरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी। इसमें हम लोग पढ़े थे 5 नीड था, ठीक है। ह्यूमन का जो नीड होता है जो कि उसको मोटिवेट करता है वो कितना था, 5। तो यहाँ पूछा गया कि सबसे पहला वाला नीड क्या है। तो देखो सबसे पहला वाला नीड कौन सा था, फिजियोलॉजिकल। कौन सा, फिजियोलॉजिकल, PHYSIOLOGICAL। फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, फूड, शेल्टर, क्लोथ, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल नीड इज द फर्स्ट नीड अकॉर्डिंग टू मैस्लोज नीड हिरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अच्छा फर्स्ट नीड तो था फिजियोलॉजिकल नीड्स, बट सेकेंड नीड क्या था, सिक्योरिटी। थर्ड, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, वो सेकेंड हो गया। थर्ड क्या हो गया, सोशल नीड। फोर्थ का नाम है एस्टीम, एस्टीम, ठीक है। फोर्थ का नाम क्या है, एस्टीम, ESTEEM। और लास्ट वाले नीड का नाम क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो बहुत बार एग्जाम में आता है कि ह्यूमन का जो एपेक्स नीड होता है, सबसे बड़ा जो नीड होता है वो कौन सा होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो अगर ये पूछते व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड का मतलब क्या होता है, बिकमिंग व्हाट वन वांट्स टू बी। मतलब जो हम बनना चाहते हैं अगर वो बन गए, दैट इज कॉल्ड मेरा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड क्या हो गया, पूरा हो गया। और ये सबसे हाईएस्ट लेवल का नीड होता है, कौन सा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अच्छा गिव एन एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सबसे इजी है, बहुत सारा लिख सकते हो, बिल्डिंग, ठीक है। गिव एन एग्जांपल ऑफ करंट एसेट्स, स्टॉक, कैश वगैरह वगैरह, अच्छे से पता होगा। राइट द फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, EBIT डिवाइडेड बाई फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। जब हम तुम लोग को बताए थे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, वहाँ पे ये बोले थे कि ये रेशियो हम लोग इसीलिए निकालते हैं ताकि हम अगर किसी कंपनी में पैसा लोन पे दे रहे कंपनी को, हम ये जानना तो चाहेंगे कि कंपनी हमको इंटरेस्ट दे सकेगा या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि मेरे को कंपनी से हर साल इंटरेस्ट लेना है 1000, कितना, 1000 का इंटरेस्ट हर साल लेना है हमको। और कंपनी का इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले प्रॉफिट बनता है 10,000, कितना। तो कंपनी हमको कितना टाइम्स इंटरेस्ट दे सकता है एक ही बार में, 10 टाइम्स, क्योंकि 10,000 का प्रॉफिट है और मेरा 1000 है, मतलब हमको 10 बार दे सकता है इंटरेस्ट, हाँ या ना। लेकिन अगर मेरा 5,000 का प्रॉफिट होता EBIT, तो मेरे को कितना बार दे पाता, सिर्फ 5 बार। अगर 2,000 होता तो 2,000। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये बताता है कि कंपनी हमको कितना टाइम्स इंटरेस्ट दे सकता है। जितना टाइम्स ज़्यादा होगा उतना हम क्या रहेंगे, सिक्योर रहेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, EBINT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इससे डिवाइड कर देंगे क्या, मेरा फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस, ठीक है। क्या क्या हो रहेगा मेरा, फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस, मतलब 10,000 बाई 1,000, 10,000 मतलब EBIT, और 1,000 का मतलब मेरा फिक्स्ड इंटरेस्ट, या फिर 5,000 बाई 1,000, 5,000 मेरा क्या हो गया, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अच्छा नेम द मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स। देखो लॉन्ग टर्म फंड्स हमको कहाँ से मिलेगा ये बताओ, कैपिटल मार्केट से पता है। शॉर्ट टर्म के लिए क्या होता है, मनी मार्केट, है ना। कैपिटल मार्केट का 2 टाइप होता है, क्या क्या, प्राइमरी में कितने टाइम के लिए सिक्योरिटी को इशू करता है, सॉरी, प्राइमरी में कौन सा सिक्योरिटी सेल होता है, न्यू सिक्योरिटी। प्राइमरी मार्केट ऑलवेज डील करता है इन न्यू सिक्योरिटीज, लेकिन सेकेंडरी मार्केट डील करता है किसके साथ, ओल्ड सिक्योरिटीज। प्राइमरी मार्केट में सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी का क्या होता है, सेल होता है, बट सेकेंडरी में क्या होता है, सेल और परचेज दोनों। तो देखो प्राइमरी का मतलब मेन हो गया ना, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सेल होगा फर्स्ट टाइम जब लिस्ट है तो। अच्छा एक चीज याद रखना, प्राइमरी मार्केट का कोई भी फिक्स जोग्राफिकल लोकेशन नहीं होता है, बट सेकेंडरी का स्पेसिफिक स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बीइंग ट्रेडेड इन द कैपिटल मार्केट। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कैपिटल मार्केट में जिस इंस्ट्रूमेंट के साथ हम लोग डील करते हैं, कैपिटल मार्केट में किसके साथ डील होता है, परचेज एंड सेल, शेयर का, डिबेंचर का। तो ये सब का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो कितने दिन का होता है, मोर देन 1 ईयर, याद रखोगे, मोर देन, वो कैपिटल मार्केट है, सीधी बात है, वो तो मोर देन 1 ईयर होगा ना। या फिर तुम इसको मोर देन 12 मंथ भी लिख सकते हो, या मोर देन 365 डेज भी लिख सकते हो, वो तुम पे
में डिपेंड करता है तुमको क्या लिखना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कंट्रोलिंग। देखो कंट्रोलिंग में बताए थे कि हम सोच रहे हैं कि वर्कर बनाएगा 100, ठीक है, पहले एग्जांपल समझना। हम सोचे वर्कर बनाएगा 100, अब वर्कर बनाया कितना 80, फिर हम क्या करेंगे दोनों को कंपेयर, तो माइनस में आ गया 20, डेविएशन अराइज हुआ। हम क्या करेंगे इस डेविएशन को रोकने के लिए इफेक्टिव एक्शन लेंगे ताकि फिर से ये रिपीट ना हो, तो दैट इज कंट्रोलिंग। अब डेफिनेशन में आते हैं। कंट्रोलिंग कैन बी डिफाइन एज, क्या करते हैं इसमें, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, मतलब 80 को कंपेयर करेंगे विथ किसके साथ, प्लान्ड परफॉर्मेंस। क्लियर हुआ क्या बोले, 80 को कंपेयर करेंगे किसके साथ 100, हम उसको 100 का काम दिए थे वो 80 किया, देन आई एम कंपेयरिंग द 80 विथ 100, दैट इज कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। अब कंपेयर करने के बाद क्या राइज होगा, डिफरेंस आएगा, दैट इज कॉल्ड डेविएशन। इफ देयर इज एनी डेविएशन, अगर डेविएशन है तो माने 20 का डेविएशन आ गया मेरा, इफ देयर इज एनी डेविएशन देन फाइंडिंग द रीजन ऑफ सच डेविएशन। तो सबसे पहले रीजन ढूंढेंगे कि उस डेविएशन के पीछे का रीजन क्या है। अब रीजन पता होने के बाद क्या करेंगे, टेकिंग करेक्टिव एक्शन टू स्टॉप दोज रीजन सो दैट इन फ्यूचर देयर इज मैच बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्लान परफॉर्मेंस। मतलब हम रीजन ढूंढने के बाद करेक्टिव एक्शन लेंगे ताकि फ्यूचर में हम जितने का टारगेट दे वो उतने का ही टारगेट अचीव कर सके, ठीक है। तो ये है कंट्रोलिंग का डेफिनेशन, बहुत ही इजी है बट थोड़ा सा समझ के लिखना है। कंपैरिजन बिटवीन किसके, एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्लान परफॉर्मेंस, एंड if there is any deviation then finding the reason of such deviation and taking corrective action so that in future there is match between actual performance and planned performance। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि लिस्ट डिस्टर्बेंस, डेविएशन याद रखना बहुत ज़्यादा होगा तभी हम लोग को करेक्टिव एक्शन लेना है। अगर हम उसको 100 का टारगेट देते हैं वो 99 अचीव करता है, देन इसको हम लोग माइनर डेविएशन कहते हैं। कौन सा डेविएशन, माइनर डेविएशन, तो इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन वन डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखो ट्रेनिंग के बारे में तो सुने होंगे, ठीक है, और डेवलपमेंट के बारे में भी लगभग सुने होंगे बट उतना आइडिया नहीं होगा। देखो ट्रेनिंग का मतलब जैसे आर्मी का ट्रेनिंग होता है, तो आर्मी के लोग को ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाता है, कैसे गन चलाएगा, कैसे फाइट वगैरह समथिंग, वही सब ना। बट डेवलपमेंट, देखो ट्रेनिंग का मतलब जो काम करवाना है सिर्फ वो सिखाना, दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग। बट डेवलपमेंट का मतलब जो काम करवाना है वो तो सिखाएंगे प्लस एक्स्ट्रा चीज तुमको सिखा के रखेंगे ताकि फ्यूचर में तुम्हारा कभी ना कभी काम आए। तो ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, काम को करने के लिए जो चाहिए वो सिखाना। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लें मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में किसी को काम देना है तो हम उसको क्या सिखाएंगे, मोबाइल का रिपेयरिंग सिखाएंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग। लेकिन अगर हम उसको मोबाइल रिपेयरिंग के साथ साथ कैसे बात करना है ना, या मान लो उसको जिम का फैसिलिटी दे दिए, तो ये सब क्या कहलाएगा, डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के अंदर में ही क्या आता है, ट्रेनिंग आता है। तो डेवलपमेंट एक वाइड टर्म है और ट्रेनिंग क्या है, नैरो टर्म है। अब डेफिनेशन क्या है, ये बहुत बार डेफिनेशन में आता है कि डिफाइन ट्रेनिंग, 1 मार्क्स में भी आएगा। ट्रेनिंग रेफर्स टू टीचिंग द एम्प्लॉइज, ट्रेनिंग का मतलब होता है एम्प्लॉइज को सिखाना, टीच करना, क्या सिखाना, विथ द रिक्वायर्ड स्किल टू परफॉर्म द जॉब। देखो साफ साफ लिखा गया है, सिखाएंगे क्या, रिक्वायर्ड स्किल, जो स्किल चाहिए, किस लिए चाहिए, टू परफॉर्म द जॉब, काम को करने के लिए जो स्किल चाहिए उसके लिए जो हम तुमको सिखा रहे हैं दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग। माने जो काम करना है वो सिखा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग। बट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, वेयर एज डेवलपमेंट रेफर्स टू कौन सा ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, उसका ओवरऑल ग्रोथ, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। और ये भी याद रखोगे, ये भी तुम लिख सकते हो कि ट्रेनिंग एक नैरो टर्म है लेकिन डेवलपमेंट क्या है, एक वाइड टर्म है। लेकिन हम कहेंगे कि अगर इसका डिफरेंस आता है तो ट्राई करना कि डेफिनेशन को लिख दो ताकि तुमको दोनों डेफिनेशन भी याद हो जाए और एक डिफरेंस भी याद हो गया। तो 3 क्वेश्चन इसी में से हो गया, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज प्रोग्राम, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, प्रोग्राम क्या होता है। देखो नॉर्मली स्टेज प्रोग्राम के बारे में सुने हो, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम। प्रोग्राम के अंदर में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ, इसके अंदर बहुत कुछ होता है, जितना भी पढ़े हो ना उन सभी का कॉम्बिनेशन क्या होता है, प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल प्रोग्राम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल्स, ऑल दिस प्लान्स टुगेदर फॉर्म्स अ प्रोग्राम। देखो तुम प्लान के बारे में पढ़े, रूल्स के बारे में पढ़े हो, ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़े हो, पॉलिसीज के बारे में पढ़े हो, प्रोसीजर के बारे में पढ़े हो,
इन सभी को जब कंबाइन कर देते दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम। तो प्रोग्राम का मतलब समझ आ रहा है, प्रोग्राम मतलब बहुत सारा चीज का क्या होगा, ये कॉम्बिनेशन। तो प्रोग्राम आर द कॉम्बिनेशन ऑफ, ये किसका कॉम्बिनेशन है, जितना भी टाइप ऑफ प्लान पढ़े हो ना लिख देना यहाँ पे, ठीक है। प्रोग्राम्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर एंड रूल्स, ऑल दीज प्लान्स टुगेदर फॉर्म अ प्रोग्राम। इन सभी को मिला जुला के हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मेंशन वन डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एंड रूल्स। देखो अगर इन सभी का अगर तुम एग्जाम्पल याद रखते हो तो लगभग ये याद हो जाएगा। एक डिफरेंस बताओ प्रोसीजर में और रूल्स में। देखो प्रोसीजर वाला टर्म हम लोग कहाँ सुनते हैं कि स्कूल में एडमिशन कराने का क्या प्रोसीजर है, और रूल्स का मतलब क्या होता है, ये रूल्स है तुमको फॉलो करना है। जैसे कि देखना बैंक में जाओगे तो लिखा रहता है नो फोन, या फोन का पिक बना करके काटा हुआ रहता है, तो दैट इज कॉल्ड रूल्स। या फिर किसी शॉप में जाओगे तो देखना शूज ऑफ करके रखना है बाहर में, आउटसाइड द गेट समथिंग वगैरह, तो वो क्या हो गया, रूल्स। अब अगर डेफिनेशन का बात करें तो प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, प्रोसीजर रेफर्स टू स्टेप स्टैब्लिश इन एडवांस। प्रोसीजर का मतलब होता है कि वो स्टेप्स जो पहले से बना हुआ है, जैसे स्कूल में एडमिशन कराने का जो भी स्टेप्स है वो पहले से बना हुआ है। तो प्रोसीजर रेफर्स टू स्टेप्स स्टैब्लिश इन एडवांस, क्यों, टू हैंडल फ्यूचर कंडीशन, ताकि फ्यूचर का कोई भी कंडीशन है उसको हम लोग हैंडल, मैंने फ्यूचर का कोई भी प्रॉब्लम को हम लोग हैंडल कर सके। इससे एग्जांपल में क्या हुआ, एग्जांपल याद रखना, प्रोसीजर फॉर एडमिशन इन अ पार्टिकुलर स्कूल। क्लियर हुआ क्या बोले, एक किसी भी स्कूल में एडमिशन कराने का जो प्रोसीजर है। वेयर एज, लेकिन अगर हम लोग बात करें रूल्स का, रूल्स क्या बताता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। वेयर एज रूल्स स्पेल आउट स्पेशल एक्शन और नॉन एक्शन ऑफ द एम्प्लॉय। रूल्स स्पेल आउट का मतलब क्या होता है, रूल्स कहता है, स्पेल आउट मतलब क्या होता है, रूल्स कहता है, क्या कहता है, स्पेशल एक्शन और नॉन एक्शन, मतलब क्या करना है और क्या नहीं करना है, किसको, एम्प्लॉइज को। फॉर एग्जाम्पल रूल ऑफ नो स्मोकिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस में रूल है क्या, नो स्मोकिंग का। फिर से सुन लो एक बार, प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, वेल इस्टेब्लिश्ड स्टेप इन एडवांस, जो स्टेप्स पहले से बन चुका है, किसके लिए, टू हैंडल द फ्यूचर कंडीशन, ताकि फ्यूचर की कंडीशन को हम लोग हैंडल कर सके। फॉर एग्जाम्पल का अगर बात करें तो प्रोसीजर फॉर एडमिशन इन अ पार्टिकुलर स्कूल हो गया। लेकिन अगर रूल्स का बात करें तो रूल्स हम लोग को क्या बताता है, व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन, क्या करना है और क्या नहीं करना है। यानी कि ये भी वो चाहो तो ये भी लिख सकते हो, या जो डेफिनेशन हम दिए, रूल्स स्पेल आउट स्पेशल एक्शन और नॉन एक्शन ऑफ द एम्प्लॉइज। फॉर एग्जाम्पल रूल्स ऑफ नो स्मोकिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से देखो 3 क्वेश्चन होता है, प्रोसीजर का डेफिनेशन, रूल्स का डेफिनेशन, और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस, ठीक है। और एग्जाम में भी ट्राई करना कि अगर तुमको आता है व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसीजर, तो डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल लिखना मत भूलना, ठीक है। नेक्स्ट 82 वाला क्वेश्चन है, मेंशन वन एलिमेंट ऑफ डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। देखो पहले डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मीनिंग समझो। डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब में, डिलीगेट का मतलब होता है देना या डिवाइड करना। क्या होता है, डिवाइड करना। मतलब जब एक पर्सन अपना पावर किसी और पर्सन को, या अपना पावर बहुत सारे पर्सन में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, दैट इज कॉल्ड डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेफिनेशन होता है, डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रेफर्स टू इवनली, मतलब इक्वली समथिंग कह सकते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑथोरिटी एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जब हर लेवल में हम लोग ऑथोरिटी को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड डिलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। अब बोला गया है कि जब हम किसी को पावर देंगे, किसी को ऑथोरिटी देंगे, तो उसके अंदर में क्या क्या हम स्टेप्स फॉलो करेंगे, क्या क्या एलिमेंट होगा। देखो अगर किसी को हम कुछ पावर देंगे तो सबसे पहले तो उसको क्या देना पड़ेगा, पहले तुमको काम देंगे, हाँ या ना, पहले तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि ये तुम्हारा काम है। जैसे कि तुमको मान लो हम पावर देना है, तुमको 1000 रुपया देना है, तो क्या ऐसे फ्री में थोड़ी देंगे, पहले क्या करेंगे, तुमको कोई काम, जैसे बोले कि जाओ मार्केट से आलू लेकर के आओ, तो पहले हम तुमको क्या दे दिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिए, है ना। उसके बाद हम तुमको क्या देंगे, ऑथोरिटी, क्या देंगे, मतलब 1000 रुपया देंगे, दैट इज ऑथोरिटी। और थर्ड में ऑटोमेटिक वहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा, अकाउंटेबिलिटी, क्या क्रिएट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, अगर तुम नहीं लाए तो तुम मेरे पास क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल, तुमको मेरे से फिर सुनना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो डिलीगेशन का देखो 3 ही एलिमेंट होता है, तुमको सिर्फ एक के बारे में पूछा है, ठीक है।
तो डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में पहला क्या हो जाएगा, डिलीगेशन ऑफ, सबसे पहले क्या देंगे हम लोग, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब काम दे दिए, फिर क्या देंगे डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब 1000 रुपीज यानी कि पावर दे दिए, और थर्ड में क्रिएटिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ऑटोमेटिक क्या क्रिएट हो जाएगा वहां पे, अकाउंटेबिलिटी। अच्छा, पावर कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, टॉप से बॉटम, ठीक है, इस चीज को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन वन एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे इनफॉर्मल ड्रेस होता है, सुने हो ना, मतलब कुछ भी वहाँ पे कोई कोडिंग वगैरह होता है क्या, जैसे कि फॉर्मल में होता है सब कोई का सेम ड्रेस कोड होता है, बट इनफॉर्मल में क्या होता है, सबका अलग अलग होता है। वैसे ही होता है बिजनेस का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो दो टाइप का होता है, मतलब वर्कर्स या बिजनेस में जो भी इंसान काम करता है ना, उनके बीच का दो टाइप का रिलेशन होता है, एक होता है फॉर्मल और दूसरे वाले को कहते हैं हम लोग इनफॉर्मल। क्या कहते हैं, इनफॉर्मल। जैसे कि मान ले स्कूल में जो है ना, एक रिलेशन होता है टीचर और स्टूडेंट का, तो दैट इज कॉल्ड फॉर्मल। अब उसके बाद हो सकता है कि टीचर का कोई चाइल्ड है या टीचर का कोई फ्रेंड है, समथिंग वैसा कुछ हो सकता है ना, तो दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल। मतलब जो बिजनेस का रिलेशन है जहाँ पे सिस्टमेटिक काम हो रहा है दैट इज कॉल्ड फॉर्मल, और उसके बाद का जो रिलेशन है दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल। एग्जाम्पल का अगर बात करें तो जैसे मान ले सबसे ऊपर में काम कर रहा है मिस्टर ए, उसके नीचे बी, फिर सी और फिर डी, तो ये जो रिलेशन हो गया ये कौन सा रिलेशन हो गया, फॉर्मल, है ना। मतलब अच्छा, अब फॉर्मल में अगर ए बी से बात करेगा तो वर्बल बात नहीं करेगा, क्या करेगा, लिखित, रिटर्न, ऑलवेज रिटर्न। तो फॉर्मल का मतलब क्या होता है, जहाँ सिस्टमैटिक समथिंग कुछ हुआ, और एक होता है इनफॉर्मल, जैसे टिफिन अगर होता है तो बहुत बार होता है ना ए बी सी डी सब साथ बैठ करके खा रहा है, वहाँ पे कोई रिलेशन है क्या, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल। तो दो टाइप का ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है, कौन सा, फॉर्मल और इनफॉर्मल। एग्जाम में बहुत बार इसका डिफरेंस आता है कि फॉर्मल में और इनफॉर्मल में अंतर क्या होता है। अब ध्यान से सुनना, मेंशन वन एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखो एक चीज पहले सुन लो और इसके बारे में, कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो कि बिजनेस खुद क्रिएट करता है। समझ में आया क्या क्या बोले, जो स्ट्रक्चर बिजनेस क्रिएट करेगा उसको हम लोग कौन सा कहेंगे, फॉर्मल। जो कौन बनाएगा, बिजनेस। जो रिलेशन बिजनेस बनाएगा दैट इज कॉल्ड फॉर्मल, और जो रिलेशन वर्कर खुद बनाता है दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल, ठीक है। और डिफरेंस का अगर बात करें तो फॉर्मल में कोई भी कम्युनिकेशन कैसे होता है, रिटर्न में कैसे होता है, और इनफॉर्मल में क्या होता है, वर्बल। इनफॉर्मल में क्या होता है, वर्बल मतलब बोल करके। अगर स्पीड का बात करें तो कहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन स्पीड में कहाँ पे पहुंचेगा, फॉर्मल में कि इनफॉर्मल में, इनफॉर्मल में स्पीड में पहुंचता है, फॉर्मल में क्या होता है, थोड़ा स्लो होता है, ठीक है। फॉर्मल रिलेशन कौन क्रिएट करता है, बिजनेस, और इनफॉर्मल कौन क्रिएट करता है, वर्कर खुद करता है। अच्छा, फॉर्मल से जो है ना ये थोड़ा सा वर्कर को मेंटल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड नहीं करता है फॉर्मल वाला, लेकिन इनफॉर्मल का बात करें तो इसमें वर्कर को मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है, मतलब साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन भी मिलता है, क्योंकि फ्रीली बात कर पा रहा है ना, कोई वहां पे बिजनेस का रिलेशन नहीं है, ठीक है। और एक आता है बहुत बार क्वेश्चन कि केओस जो होता है, केओस, केओस का नाम सुने हो या फिर अफवाह का नाम सुने होगे, र्यूमर्स, ठीक है। केओस इनफॉर्मल में ज्यादा होता है, मतलब झगड़ा झंझट वगैरह वो, और र्यूमर्स जो होता है अफवाह वगैरह वो ज्यादा कहाँ पे फैलता है, फॉर्मल में कि इनफॉर्मल में, इनफॉर्मल में ज्यादा अफवाह फैलता है, अफवाह, र्यूमर्स का बात की तो ये एग्जाम में बहुत बार आता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन में र्यूमर्स सबसे स्पीड में फैलता है, मतलब अफवाह मतलब जानते ही हो वो झूठा मोटा समथिंग कुछ जो भी होता है, ठीक है। तो र्यूमर्स वगैरह कहाँ पे फैलता है, इनफॉर्मल में ज्यादा होता है, फॉर्मल में वो सब नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे पूछा गया है, मेरे जो क्वेश्चन था, मेंशन वन एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया क्या बोल रहे हैं, हम फॉर्मल का बात नहीं करें, किसका बात करें, इनफॉर्मल से फायदा क्या होता है। देखो कम्युनिकेशन मेरा फास्ट होगा, हाँ या ना, सिंपल सा बात है, फास्ट होगा, और ये कौन से नीड को फुलफिल करेगा, सोशल नीड को फुलफिल करेगा, है ना। और दूसरा, इसमें फीडबैक जो है वो क्या मिलता है, पूरा का पूरा करेक्ट मिलता है, बहुत टाइम, है ना। तो कोई भी दो तुम लोग को याद रखना है। नेक्स्ट, व्हाट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन, अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, या मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्टेज, या सर्वाइवल प्रॉफिट एंड ग्रोथ कह लो, या प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, बहुत कुछ होगा।
हाँ, क्योंकि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव में हम लोग 3 पढ़े थे, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। ठीक है, तो कोई भी लिखो, बहुत सारा है। अच्छा, व्हाट इज स्केलर चेन ऑफ ऑथोरिटी, ये भी रिपीटेड है। याद है चेन ऑफ ऑथोरिटी मतलब क्या होता है? इट इज अ चेन ऑफ, सॉरी, स्केलर चेन का मतलब क्या होता है? चेन ऑफ ऑथोरिटी रैंकिंग फ्रॉम कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? टॉप टू बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम लोग बात करें मोटिवेशन का, तो मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? किसी को भी इंटरनली इंस्पायर करना। क्या करना? इंटरनली, फोर्सफुली नहीं, इंटरनली इंस्पायर करना इज कॉल्ड मोटिवेशन। इसमें हम लोग पढ़े थे मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज, इसके जानने के लिए, स्टिमुलेटिंग, क्या करना? स्टिमुलेट, इंस्पायर या फिर इंड्यूस। तीनों का मीनिंग लगभग सेम होता है। स्टिमुलेट करना, इंस्पायर करना मतलब प्रोत्साहित करना, इंड्यूस करना मतलब प्रभावित करना पॉजिटिव तरीके से। तो अगर तुमको 2 पॉइंट भी याद है, इंड्यूसिंग एंड इंस्पायरिंग, तो भी चलेगा। एग्जाम में नहीं भी याद आया तो ये लिख देना, मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज इंस्पायरिंग द एम्प्लॉइज टू परफॉर्म एट देयर बेस्ट कैपेसिटी। मतलब वर्कर को इंस्पायर करना, इंड्यूस करना या स्टिमुलेट करना, ताकि वो अपना 100% लगा करके काम को करे। दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। ठीक है, तो मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? स्टिमुलेट करना, इंस्पायर करना या फिर क्या करना? इंड्यूस करना। एग्जाम में कोई एक भी पॉइंट याद आए, अगर याद कर लो तो अच्छी बात है, नहीं अगर याद आए तो बना करके लिख देना, मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज इंड्यूसिंग द एम्प्लॉइज, क्यों? टू परफॉर्म एट देयर बेस्ट कैपेसिटी या टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट कैपेसिटी, ताकि वो लोग अपना 100% लगा करके काम को करें। देखो हम लोग का भी क्या होता है, 100% तो होता है, लेकिन हम लोग कभी यूज करते हैं क्या? तुम लोग को भी पता है कि अगर 144 क्वेश्चन है तो आराम से याद कर लोगे, लेकिन अपना 100% कभी यूज करते हो? नहीं, बीच में आता है आलस। जो भी है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट वन डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखो तुम लोग सुने तो दोनों के बारे में ही हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, बट दोनों के बीच में डिफरेंस हम लोग को नहीं समझ में आता है। ठीक है, एग्जैक्टली मैनेजमेंट के बारे में तो पता है कि मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक, और एडमिनिस्ट्रेशन, देखो अगर दोनों का मीनिंग बात करें तो लगभग दोनों का दोनों सेम होता है। डिफरेंस क्या होता है? मैनेजमेंट में थोड़ा सा फिजिकल काम आता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में फिजिकल काम एक भी नहीं होता है। हम लोग के पास 3 लेवल है, टॉप, मिडिल, लोअर। हम लोग को पता है कि मैनेजमेंट का काम टॉप भी करता है, मिडिल भी करता है, और लेकिन जो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम करता है उसको कहते हैं हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन। क्या कहते हैं? क्योंकि वो ओवरऑल वाला काम करता है, जो ओवरऑल वाला किया दैट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन। एक ही चीज है, जो ओवरऑल वाला काम करे उसको हम लोग क्या कहेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन। और मिडिल एंड लोअर लेवल जो काम करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैनेजमेंट। क्योंकि इसके अंदर देखो मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सब आएगा ना। तो प्लानिंग वाला काम वो कहाँ पे चला गया? एडमिनिस्ट्रेशन में चला गया, तो वो टॉप का हो गया। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग वगैरह वगैरह ये सब कहाँ आ जाएगा? मतलब मैनेजमेंट में आ गया। तो देखो क्या लिखा गया, डिफरेंस क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न विद सेटिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एडमिनिस्ट्रेशन किससे कनेक्टेड है? बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को स्टैब्लिश करने से। मतलब क्या हुआ? प्लान करना, तो प्लानिंग चला गया किसमें? एडमिनिस्ट्रेशन में। वेयर एज मैनेजमेंट इज कंसर्न विद इंप्लीमेंटिंग एंड डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जब हम लोग प्लान बनाए तो वो मेरा क्या बन गया? एडमिनिस्ट्रेशन। और उस प्लान को जो लागू करता है वो क्या बन गया? मैनेजमेंट। जैसे गवर्नमेंट अगर कोई प्लान बनाया तो गवर्नमेंट क्या बन गया? एडमिनिस्ट्रेटर। और पुलिस उसको क्या कर रहा है? लागू कर रहा है, तो वो लोग क्या बन गया? मैनेजर। ठीक है, उस टाइप में। तो बिजनेस में थोड़ा अलग सेंस में तुमको सोचना पड़ेगा। क्लियर हुआ क्या बोला डिफरेंस? मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट का काम कौन करेगा? लगभग टॉप लेवल, सॉरी, एडमिनिस्ट्रेशन का काम कौन करता है? हायर लेवल। और मैनेजमेंट का काम कौन करता है? मिडिल या लोअर लेवल। बस तुमको ये नहीं लिखना, ये तो समझने के लिए था। तुमको ये लिखना है कि एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न विद फ्रेमिंग द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को सेट करना, उद्देश्य को सेट करना। लेकिन मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? इंप्लीमेंटिंग दोज ऑब्जेक्टिव, उस ऑब्जेक्टिव को क्या कर देना? लागू करना, इंप्लीमेंट करना। व्हाट आर द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट? नेम देम। ये तो सबसे इजी है। मैनेजमेंट में कितना लेवल है उनका नाम लिखिए। तो कितना लेवल है? 3, टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। सबसे ज्यादा पावर किसके पास होता है? टॉप के पास सबसे ज्यादा पावर होता है, मिडिल के पास थोड़ा कम और लोअर के पास थोड़ा कम। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट का क्वालिटी अगर खराब होगा तो रिस्पॉन्सिबल किसको ठहराएंगे, टॉप, मिडिल की लोअर। प्रोडक्ट का क्वालिटी खराब हुआ, प्रोडक्ट खराब क्वालिटी का बना तो कौन बनाता है खराब क्वालिटी का, वर्कर। वर्कर के साथ कौन सा लेवल कनेक्टेड है, टॉप, मिडिल की लोअर, लोअर। लोअर लेवल में एक इंसान होता है जिसको कहते हैं हम लोग इंस्पेक्टर, सुने हो, नॉर्मल का बात नहीं करें, बिजनेस का बात करें। बिजनेस में भी इंस्पेक्टर होता है, उसका काम क्या होता है, प्रोडक्ट के क्वालिटी को क्या करना, जांच करना, ठीक है। तो इंस्पेक्टर जो होता है वो किस लेवल में काम करता है, लोअर लेवल पे। तो लोअर लेवल का काम होता है वर्कर को मोटिवेट करना प्लस प्रोडक्ट के क्वालिटी को सही से मैनेज करके रखना, ठीक है। अच्छा, ओवरऑल प्लान बन, अगर तुमसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल, टॉप लेवल का काम क्या है, फ्रेमिंग ओवरऑल प्लान, खत्म। ओवरऑल प्लान को बनाना टॉप का काम है। मिडिल का काम क्या होता है, क्रिएशन ऑफ लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल, पहला हो गया। लेकिन सबसे बेस्ट आंसर हो गया स्टाफिंग। स्टाफिंग का जो काम होता है, बहुत बार एमसीक्यूज में आता है कि स्टाफिंग का काम कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए होता है, टॉप, मिडिल की लोअर, मिडिल लेवल के लिए होता है। मतलब मिडिल लेवल में ज्यादा, हाँ, स्टाफिंग का काम मैक्सिमम होता है। ये नहीं कहेंगे कि लोअर में भी नहीं होता है, होता है, बट मैक्सिमम अगर सिर्फ स्टाफिंग पूछे कहाँ पर होता है तो ऑलवेज हम लोग कहाँ पे करते हैं, मिडिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मास्टर बजट। देखो, बजट का मतलब जानते हो, बजट ऑलवेज किस में होता है, क्वांटिटी में, किस में होता है, नंबर्स में होगा। बट मास्टर बजट का मतलब कुछ नहीं। देखो, हम लोग जितना भी अभी तक बजट के बारे में लाइक बनाए हैं या सुने हैं ना, उन सभी को एक साथ हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन फॉर्म को कहते हैं मास्टर बजट। क्योंकि मास्टर का मतलब क्या होता है, जैसे मास्टर की के बारे में सुने, मास्टर चाबी, वैसे होता है मास्टर बजट। मतलब ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है। क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब ओवरऑल जो है, हाँ। तो डेफिनेशन क्या है, अ मास्टर बजट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग। समझ में आया कौन सा प्लानिंग है, कॉम्प्रिहेंसिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल, ठीक है, कंप्रेस किया हुआ, इसके अंदर बहुत कुछ है। कॉम्प्रिहेंसिव कौन सा प्लानिंग है, फाइनेंशियल प्लानिंग डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर में क्या क्या आएगा, जितना तुमको याद है सब लिख देना। इंक्लूड्स ऑल ऑफ द लोअर लेवल बजट, लोअर लेवल का जितना बजट होगा सब आता है। कैश फ्लो फोरकास्टिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट का बात नहीं कर रहे हैं, एक होता है कैश फ्लो फोरकास्टिंग जो तुम लोग कॉलेज में पढ़ोगे। इसमें हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि बिजनेस में कब कितना पैसा का रिक्वायरमेंट हो सकता है। जैसे होता है ना, नॉर्मली हम लोग अगर सपोज घर में कोई काम चल रहा है या कोई काम करवा रहे हैं तो पहले फोरकास्ट कर लेते हैं कि इतना पैसा लगेगा, हम लोग भी करते हैं बट एग्जैक्टली पता नहीं है, उसी को हम लोग कहते हैं कैश फ्लो फोरकास्टिंग। या कब कितना कैश मेरे पास आ जाएगा या कब कितना कैश मेरे पास से चला जाएगा, इस चीज का फोरकास्टिंग कहलाता है कैश फ्लो फोरकास्टिंग। बजटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बजट हो गया, या फाइनेंशियल प्लान ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इन सभी को एक साथ हम लोग कौन सा बजट कहते हैं, मास्टर बजट। तुमको सारा पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है, याद रखना मास्टर बजट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग डॉक्यूमेंट दैट इंक्लूड्स ऑल द बजट ऑफ लोअर लेवल एंड कैश फ्लो फोरकास्टिंग। बस दो ही लिखो चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंशन वन लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट। देखो, मैनेजमेंट का एक लिमिटेशन क्या है, नुकसान नहीं होता है वो। लिमिटेशन का मतलब होता है कि किस जगह पे वो काम नहीं करेगा, हल्का नुकसान टाइप का कह सकते हैं। तो मैनेजमेंट का लिमिटेशन क्या है कि मैनेजमेंट को कॉप अप करना पड़ता है चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ। मतलब मैनेजमेंट का लिमिटेशन ये है कि मैनेजमेंट को बदलना पड़ेगा अगर इन्वायरमेंट बदलेगा तो। क्लियर हुआ क्या बोले, हम लोग पढ़े हैं ना कि मैनेजमेंट डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम, जैसे प्लानिंग डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम नहीं करता है, तो क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग को चेंज करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट का लिमिटेशन क्या हो गया कि अगर इन्वायरमेंट बदलेगा तो मैनेजमेंट को भी क्या करना पड़ेगा, ये तो काम हो गया मेरे लिए, बट नुकसान क्या हुआ, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट बदल रहा है तो मैनेजमेंट को बदलना पड़ रहा है, तो यही मेरे लिए क्या बन गया, नुकसान हो गया, लिमिटेशन बन गया। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेनिंग ऑफ वर्कर, ये बताने का जरूरत है। ट्रेनिंग ऑफ वर्कर मतलब क्या होता है, वही सिखाना दैट इज रिक्वायर्ड स्किल टू परफॉर्म द जॉब। हो गया खत्म। अच्छा, नेक्स्ट, स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉइज। देखो, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बीच में क्या अंतर होता है। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है इंड्यूस करना या अट्रैक्ट करना
मोर एंड मोर कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर द वैकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सबको कहना है कि मेरे पास जगह खाली है, तुम लोग अप्लाई करो। क्या करो? जैसे हम लोग नहीं एडवर्टाइजमेंट करते कि इतना वैकेंसीज खाली है, दैट इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। वो क्या हो गया? रिक्रूटमेंट। और इसको हम लोग पॉजिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव प्रोसेस। रीजन क्या है? अगर मेरे पास 1000 जॉब होता है तो पब्लिक अप्लाई कितना करता है? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख। इसलिए पॉजिटिव, जिसको इसको करना है वो आराम से कर सकता है। एक कंडीशन होगा कि जो भी उसका क्वालिफिकेशन है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। तो रिक्रूटमेंट कौन सा प्रोसेस होता है? पॉजिटिव। क्या है? पॉजिटिव। उसके बाद आता है किसका काम? 1000 पोस्ट था, अप्लाई किया 1.5 लाख, हम कितने को सिलेक्ट करेंगे? 1000 को। अब समझो, देखो 1 लाख अप्लाई किया, हम ले रहे 1000 जन को, तो सिलेक्शन क्या बन गया? पॉजिटिव की नेगेटिव? क्योंकि 1000 को सिलेक्ट करके 99,000 को रिजेक्ट कर रहे हैं, मतलब द नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड इज लेस देन, क्या है, सॉरी, हाँ, इज लेस देन नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइड फॉर द जॉब। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जो कैंडिडेट को रिजेक्ट किए वो ज्यादा है किससे? जितना को हम लोग जॉब दिए, वही ना। चलो डेफिनेशन में आते हैं। रिक्रूटमेंट रेफर्स टू इंड्यूसिंग और अट्रैक्टिंग, एक वर्ड लिखना, या तो इंड्यूसिंग लिखना या फिर क्या लिखना? अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर द वैकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया क्या हुआ लिखा हुआ है? इंड्यूसिंग या अट्रैक्टिंग किसको? मोर एंड मोर कैंडिडेट, ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट को, ताकि वो लोग अप्लाई करें फॉर द वैकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑन द अदर हैंड, लेकिन अगर दूसरे हाथों में बात करें, सिलेक्शन रेफर्स टू द सिलेक्टिंग द, सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? उस 1 लाख में से जो अच्छा अच्छा कैंडिडेट क्या करेंगे? उसको सिलेक्टिंग द मोस्ट सुइटेबल कैंडिडेट फॉर फिलिंग द वैकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया क्या बोले? सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? क्या करना? सिलेक्ट करना। किसको सिलेक्ट करेंगे हम लोग? मोस्ट सुइटेबल कैंडिडेट फॉर फुलफिलिंग द वैकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बिजनेस में जो खाली जगह है उसके लिए अच्छा अच्छा कैंडिडेट को सिलेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन। इसीलिए हम लोग सिलेक्शन को क्या कहते हैं? नेगेटिव। और रिक्रूटमेंट को क्या कहते हैं? पॉजिटिव कहते हैं। याद रखना, एमसीक्यूज क्वेश्चन में भी बहुत बार आता है। अच्छा, गिव टू एग्जांपल ऑफ लिक्विड कैपिटल। कौन सा कैपिटल? देखो, लिक्विड कैपिटल का मतलब क्या होता है? एकदम फट से कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब 1 साल के अंदर में। तो लिक्विड कैपिटल कहने का मतलब होता है मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट का नाम। समझ में आया क्या बोले? लिक्विड कैपिटल कहने का मतलब कौन से इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है? मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट, जिसका नाम क्या आएगा? ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल, ट्रेड बिल, है ना। अच्छा, ट्रेजरी बिल जो होता है ये कौन इशू करता है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसके बिहाफ में? ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों? टू मीट द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड या कैश। ठीक है, इसमें कॉमर्शियल पेपर भी लिख सकते हो, एक कॉमर्शियल पेपर भी है। ठीक है, 94 वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। देखो, ट्राई करना कि नाम से डेफिनेशन को याद कर लो। क्या नाम है? फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है? मनी, हाँ या ना। और प्लानिंग का मतलब क्या होता है? एस्टिमेट करना, फ्यूचर के बारे में सोचना। तो देखो, फाइनेंशियल प्लानिंग रेफर्स टू एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड। कैपिटल का मतलब ही तो मनी हो गया ना। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है? एस्टिमेशन ऑफ, किसका एस्टिमेट करते हैं हम लोग यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग में? कितना पैसा चाहिए, एंड डिसाइडिंग द सोर्स ऑफ फंड्स एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। अल्टीमेटली फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड डिविडेंड डिसीजन, तीनों का तीनों मिला करके लिखा हुआ है। मतलब देखो, फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है, पहले ये देखेंगे हमको कितना पैसा चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या देखेंगे? उस पैसे को कहाँ से ले, और तीसरा क्या देखेंगे? उस पैसे को कहाँ पर लगाए। तो दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। जैसे हम लोग भी नॉर्मली करते हैं ना कि हमको दिसंबर का मंथ में इतना रुपया चाहिए, तो पहला अगर रिक्वायरमेंट कितना चाहिए, या किसी के घर में शादी है तो सोचे ना 2 लाख रुपया चाहिए। तो पहला तो क्या सोचना? कितना पैसा चाहिए। फिर दूसरा, कहाँ से कलेक्ट करेंगे, और थर्ड, कहाँ पर उसको यूटिलाइज करेंगे। यही होता है ना। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब ही वही हुआ। डेफिनेशन देखो, फाइनेंशियल प्लानिंग रेफर्स टू द, क्या आएगा सबसे पहला? एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड। मतलब क्या हुआ? हमको कितना कैपिटल का जरूरत है, एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड। दूसरा क्या है? डिसाइडिंग द सोर्स ऑफ फंड। मतलब समझ में आएगा क्या बोले?
डिसाइडिंग द सोर्स ऑफ फंड, पैसे को कहाँ से हम लोग कलेक्ट करें। और तीसरा क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है, बेस्ट, क्या होता है, बेस्ट, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, उस पैसे को हम कहाँ पर लगाए। हाँ, नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय बुल एंड बियर इन द शेयर मार्केट। देखो शेयर मार्केट में बुल एंड बियर का मतलब क्या होता है, ये बियर का स्पेलिंग गलत है शायद, हमको लग रहा है BEAR होगा, है ना, वॉइस टाइपिंग है ना थोड़ा। अच्छा देखो, व्हाट डू यू मीन बाय बुल एंड बियर इन द शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में बुल और बियर का मतलब क्या होता है। देखो बुल को हम लोग तेजी वाला कहते हैं, क्या कहते हैं, तेजी वाला कहते हैं। और बियर को हम लोग कहते हैं मंदी वाला, ठीक है। या मंदरिया सुने हो मूवीज वगैरह में, वो बहुत बड़ा मंदरिया है। अरे मंदरिया मतलब जो प्राइस घटने का एक्सपेक्टेशन रहता है उसका माइंड में। और एक होता है तेजी वाला, तेजी वाला का मतलब क्या होता है, उसका दिमाग में चलता है कि प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पे याद रखना है ना, ये जो तेजी वाला होता है इसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। क्या कहते हैं, ऑप्टिमिस्ट का नाम सुने हो कभी, ऑप्टिमिस्ट जो ऑलवेज पॉजिटिव सोचता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिमिस्ट, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, मंदी वाला को हम लोग कहते हैं पेसिमिस्ट। क्या कहते हैं, पेसिमिस्ट का मतलब क्या होता है, जो ऑलवेज क्या सोचता है, नेगेटिव, है ना। तो चलो डेफिनेशन का बात करते हैं। बुल का मतलब होता है शेयर मार्केट का वो सट्टेबाज या वो स्पेक्युलेटर। देखो शेयर मार्केट में 5 लगभग होता है, ठीक है। तो बुल वो स्पेक्युलेटर होता है जो ये सोच करके शेयर को खरीदता है कि फ्यूचर में उसका प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। आज प्राइस है 8 रुपया, मेरा माइंड में चल रहा है कि कल इसका प्राइस हो जाएगा कितना, 10। तो हम क्या किए, आज को बहुत ज़्यादा शेयर को खरीद लिए, तो हम क्या बन गए फिर, बुल। क्योंकि मेरा माइंड में क्या चल रहा है कि कल को उसका प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। जितना दिन भी शेयर मार्केट में पैसा लगाता है वो लोग लगभग बुल या बियर होता है। बहुत जन अलग भी होता है, लैम डक वगैरह भी बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो बुल्स का मतलब क्या होता है, जो इस एक्सपेक्टेशन में शेयर खरीदता है कि फ्यूचर में पैसा क्या होगा, मेरे शेयर का प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखो बुल आर द स्पेक्युलेटर, क्या है ये, स्पेक्युलेटर का मतलब क्या होता है, सट्टेबाज जो पैसा लगाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्युलेटर। बुल्स आर द स्पेक्युलेटर हु बाइज द सिक्योरिटी ऑन द एक्सपेक्टेशन, क्या एक्सपेक्टेशन रहता है दिमाग में, दैट इन द नियर फ्यूचर द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी विल इंक्रीज, क्योंकि नियर फ्यूचर में सिक्योरिटी का प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। लेकिन वहीं अगर बात करें ऑन दी अदर हैंड, मतलब दूसरी तरफ अगर देखा जाए, बियर्स, बियर्स मतलब क्या होता है, बियर्स आर द स्पेक्युलेटर्स हु सेल्स होगा, तो यहाँ बाइज नहीं होगा, हु सेल्स द सिक्योरिटी विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ डिक्रीज इन प्राइस इन द नियर फ्यूचर। देखो बियर मतलब क्या, थोड़ा डरा वगैरह वाला, जिससे कि दिमाग में मेरा चल रहा है कि आज प्राइस है 10 और कल हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा, तो हम आज बेचेंगे तो कितना मिलेगा, 10, और कल बेचेंगे तो कितना मिलेगा, 5। तो आज हम क्या करेंगे, आज ही बेच देते, क्योंकि कल बेचेंगे तो फिर मेरा लॉस हो गया। तो अगर हम ये करते हैं कि हमको लग रहा है कल प्राइस घट जाएगा तो आज ही बेच देते हैं, तो हम क्या कहलाएंगे फिर, बियर, क्या कहलाएंगे। तो बियर वो स्पेकुलेटर होता है जो कि सिक्योरिटी को बेच देगा, किस एक्सपेक्टेशन से, कि कल को प्राइस क्या हो जाएगा, घटेगा। समझ में आया क्या बोले। तो जो लोग सोचता है प्राइस बढ़ेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, बुल। देखो प्राइस बढ़ेगा तो हम खरीदेंगे, सिंपल सा बात है। और जो लोग ये सोचता है कि प्राइस क्या होगा, घटेगा, वो लोग क्या करेगा, बियर कहलाएगा। क्योंकि प्राइस घटेगा तो हम क्या करेंगे, खरीदेंगे कि बेचेंगे, ये बताओ, तो बेचेंगे, क्योंकि प्राइस घटेगा और खरीदने जाएंगे तब तो फिर मेरा ही लॉस है, ठीक है। अभी जैसे जियो का रिचार्ज देखो बढ़ेगा कुछ दिन बाद, जैसे न्यूज आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, कल बढ़ेगा अगर रिचार्ज, तो बहुत जन देखना अभी से साल भर का करा कर रख लेगा। रीजन क्या, कल अगर बढ़ गया तो फिर ज्यादा लगेगा ना, ठीक। या फिर अगर हमको पता चले कि कल से, जैसे बहुत बार न्यूज नहीं आता है कि पेट्रोल का प्राइस 5 रुपया घट जाएगा, तो आज को थोड़ा कम ही भराते हैं, क्यों, कल घटेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा भरवा लेंगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रेजरी बिल। ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रेजरी बिल, इसको हम लोग शॉर्ट में टी बिल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, टी बिल, ठीक है। अब ट्रेजरी बिल क्या होता है, देखो ट्रेजरी बिल सबसे पहली बात, कौन से मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, मनी मार्केट या कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो ट्रेजरी बिल आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, क्लियर हुआ क्या बोले।
इसका फीचर्स भी आएगा अगर, तो हम बता देंगे कैसे लिखना है। ट्रेजरी बिल आर किसका इंस्ट्रूमेंट? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। कौन इशू करता है? वही लिखना है, इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसके बिहाफ में? ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। किसके बिहाफ में? गवर्नमेंट के बिहाफ में। क्यों इशू किया जाता है? क्योंकि ये तो 1 साल का होता है ट्रेजरी बिल, फॉर मीटिंग द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ द फंड्स। कौन से फंड्स का रिक्वायरमेंट के लिए? शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फंड। लेकिन इसका मैच्योरिटी पीरियड कब तक का होगा? मिनिमम होता है 14 दिन का और मैक्सिमम होता है कितना? 364। हम डेफिनेशन में हर चीज यहाँ पे लिख दिए, पूरा जो 8-10 लाइंस में लिखा है सब कुछ यहाँ लिखा गया। ये लिख देते हो तो लगभग समझना तुम पूरा ट्रेजरी बिल के बारे में जानते हो, है ना। इसका पीरियड क्या होता है? 14 दिन से लेकर के 364 दिन का। मतलब मिनिमम 14 दिन का, मैक्सिमम कितना? 364 दिन का आता है। विद द मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹25,000 एंड इट्स मल्टीपल देयर ऑफ। मतलब एक ट्रेजरी बिल का जो वैल्यू होगा, अमाउंट होगा, वो कितने का होगा? कितने का? 25,000। एक ट्रेजरी बिल का वैल्यू कितना है? 25,000। लेकिन अगर हमको ट्रेजरी बिल में 1 लाख लगाना है तो कितना सारा खरीदेंगे? 4 खरीद सकते हैं। या फिर हम चाहे तो ट्रेजरी बिल का वैल्यू 50,000 भी एक ट्रेजरी बिल का कर सकते हैं। मैंने देखो वैल्यू कैसे रहेगा? सबसे मिनिमम अमाउंट कितने का जाएगा? 25,000। 30,000 का कर सकते हैं? नहीं। 25,000 के मल्टीपल में जो जो आता है उसका कर सकते हैं। मतलब 50,000 का एक तो ट्रेजरी बिल कर सकते हैं, 75,000 का एक ट्रेजरी बिल कर सकते हैं, मतलब उसके मल्टीपल में होना चाहिए। इसे लिखा गया है कि विद द मिनिमम अमाउंट ऑफ कितने का? 25,000 एंड इट्स मल्टीपल देयर ऑफ। उसका मल्टीपल हो सकता है। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो कूपन बॉन्ड। एग्जाम का एमसीक्यूज में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ट्रेजरी बिल का दूसरा नाम क्या है, तो क्या कहेंगे हम लोग? जीरो कूपन बॉन्ड। क्या नाम होगा? जीरो कूपन बॉन्ड। ठीक है। अब सबसे जो सेफ इन्वेस्टमेंट होता है, सबसे सेफ वो होता है ट्रेजरी बिल। अगर तुमको मनी मार्केट में लगाना है पैसा शॉर्ट टर्म के लिए, तो सबसे सेफ क्या हो गया? ट्रेजरी बिल। क्योंकि ये किसका हो गया? गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट में पैसा लगाना ऑलवेज क्या होता है? सेफ होता है, वो तो कभी डूबने वाला नहीं है। ठीक है। तो ट्रेजरी बिल को हम लोग कौन सा बॉन्ड कहते हैं? जीरो कूपन बॉन्ड। बस बहुत बार क्वेश्चन ये पूछता है कि ट्रेजरी बिल को जीरो कूपन बॉन्ड कहा क्यों जाता है। देखो जीरो का मतलब समझ रहे हो? जीरो। कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट। क्या होता है? ये एक ऐसा बिल है ना जिसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता है। अब तुम्हारा दिमाग में आएगा कि हम 25,000 का खरीद लेंगे आज, और 5 साल हो रहे, सॉरी 3 महीना के बाद हमको फिर से कितना मिलेगा? 25,000 मिलेगा। तो पैसा क्यों लगाएंगे? लगाएंगे क्या? नहीं ना लगाएंगे, क्योंकि आज हम 25,000 जमा कर रहे हैं और 3 महीने के बाद भी हमको मिलेगा कितना? 25। तो सिंपल सा बात है, हम पैसा क्या करेंगे? नहीं लगाएंगे। लेकिन ये इसका थोड़ा अलग तरीका होता है। इस बिल को जब हमको देगा ना, एक बिल का वैल्यू है कितने का? 25,000। लेकिन हमको जब दिया जाएगा तो ये दिया जाएगा 24,000 में। कितना में? मतलब जब 25,000 का बिल अगर हमको 24,000 में मिल रहा है, मतलब क्या है? डिस्काउंट है कि प्रीमियम है? डिस्काउंट है ना। मतलब ट्रेजरी बिल आर इशूड एट डिस्काउंट। लेकिन जब हम पैसा वापस लेंगे, कंपनी जब मेरे को पैसा देगा, मतलब गवर्नमेंट जब मेरे को पे करेगा पैसा, तो क्या देगा? 24,000 देगा कि 25,000 देगा? पूरा का पूरा 25। समझ में आया क्या बोले? गवर्नमेंट जब हमको ट्रेजरी बिल देगा तो हमसे लेगा 24,000, और गवर्नमेंट जब हमको पैसा रिटर्न देगा 2-3 महीना के बाद, तो कितना रिटर्न करेगा? 25। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? जीरो कूपन बॉन्ड। बहुत बार ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाई ट्रेजरी बिल इज कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड। ट्रेजरी बिल को जीरो कूपन बॉन्ड हम लोग क्यों कहते हैं? बिकॉज देयर इज नो इंटरेस्ट इन द ट्रेजरी बिल। बट हाँ, इतना से आंसर कंप्लीट नहीं होता है, तुमको एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। ट्रेजरी बिल आर इशूड एट डिस्काउंट। किसमें इशू होता है? एंड पेबल एट पार। किसमें? अकाउंटिंग टर्म में सुने हो ना, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। तो ट्रेजरी बिल आर इशूड एट डिस्काउंट एंड पेबल एट पार, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड। ठीक है। नेक्स्ट 97 वाला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डीमैट अकाउंट। देखो डीमैट अकाउंट, अगर शेयर ट्रेडिंग में आओगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट होता है। जैसे हम लोग का बैंक अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट में हम लोग क्या रखते हैं? पैसा रखते हैं। वैसे ही डीमैट अकाउंट होता है, वहां पर हम लोग रहते हैं हर कंपनी का सिक्योरिटी या शेयर। अभी अगर तुम लोग शेयर खरीदोगे तो शेयर का कागज वगैरह नहीं मिलता, तुम्हारा एक तो डीमैट अकाउंट होगा, उसी अकाउंट में तुम्हारा सारा शेयर रहेगा, ऑनलाइन रहेगा मतलब। ठीक है।
तो डीमेट अकाउंट का मतलब क्या होता है? डीमेट अकाउंट शॉर्ट्स फॉर या स्टैंड्स फॉर डीमेटेरियलाइजेशन अकाउंट। देखो डीमेट अकाउंट का मतलब कौन सा अकाउंट होता है? डीमेटेरियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? डीमेटेरियलाइजेशन का मतलब समझ में आ रहा है? डीमेटेरियल मतलब जो फिजिकल मटेरियल है उसको क्या कहते हैं? डी मतलब हटा दिए, या डिजिटल अकाउंट कह सकते हैं हम लोग, है ना। तो डीमेट अकाउंट का फुल फॉर्म क्या होता है? डीमेटेरियलाइजेशन अकाउंट। क्यों बता रहे हैं? एमसीक्यूज में बहुत बार आता है कि डीमेट का मतलब कौन सा अकाउंट होता है? डीमेटेरियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। अच्छा, होगा क्या अब यहाँ पे? इज एन इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? दैट होल्ड्स एन इंडिविजुअल सिक्योरिटी इन डिजिटल फॉर्म। इसका काम क्या है? तुम्हारा जो सिक्योरिटीज होगा, जो शेयर होगा, वो किस फॉर्म में रहेगा? वहां पे डिजिटल फॉर्म में। किस फॉर्म में? जैसे अगर तुम टाटा कंपनी का शेयर खरीदा अभी, तो कौन से अकाउंट में रहेगा तुम्हारा? डीमेट अकाउंट में। तुमको कागज मिलेगा? कुछ कागज नहीं मिलेगा। समझ में आया क्या बोल रहे? तो डीमेट अकाउंट क्या होता है? डीमेट अकाउंट स्टैंड्स फॉर डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है? इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? इसका काम क्या है? दैट होल्ड्स द इंडिविजुअल सिक्योरिटी, मतलब हम लोग का जो सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? शेयर वगैरह जो होता है, ये रखेगा किस फॉर्म में रखेगा? डिजिटल फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? डिजिटल फॉर्म में। नेक्स्ट 98 का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय जीरो लेबल चैनल? पहले भी आ चुका है, ये भी रिपीटेड है। जीरो लेबल चैनल का मतलब होता है देयर इज नो मिडिल मैन, क्योंकि चैनल जीरो है मतलब मिडिल मैन नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? द चैनल द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा ये कट जाएगा, द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वेयर प्रोड्यूसर डायरेक्टली सेल इट गुड्स टू द कस्टमर। जब प्रोड्यूसर अपना सामान डायरेक्टली किसको बेच देता है, इस चैनल को हम लोग कौन सा लेबल चैनल कहते हैं? जीरो। इसका बीच में कोई भी मिडिल मैन नहीं होता है। एग्जाम्पल पूछता है कि जीरो लेबल चैनल का एग्जाम्पल क्या होगा, तो क्या लिखोगे? बाटा। बाटा का जो शू है वो क्या होता है? जीरो लेबल चैनल, क्योंकि उसके बीच में कोई भी मिडिल मैन नहीं होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु आर द कंज्यूमर एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। देखो कंज्यूमर का मतलब क्या होता है? नॉर्मली हम लोग जानते हैं, हम सामान को यूज कर रहे हैं मतलब हम क्या हो गए? कंज्यूमर। जब ये मेरा लैपटॉप है, हम यूज कर रहे हैं तो हम क्या बन गए? कंज्यूमर, ठीक है। या फिर कोई भी अगर खाने का सामान हम लोग खरीदते हैं, हम अगर खरीद के लाए, हम अगर यूज करें तो हम क्या बन गए? कंज्यूमर। तो कंज्यूमर का मतलब होता है जो इंसान सामान को यूज करता है, ठीक है। अब मान ले हम लैपटॉप यूज करें, हम कंज्यूमर हो गए, और मेरे को कुछ अगर लॉस होता है इसके, ब्लास्ट वगैरह समथिंग कुछ भी हुआ, तो हम क्या कर सकते हैं? क्लेम कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें कि अगर हम इसको दे दिए कि ले तुम भी यूज कर, तो वो भी क्या बन गया? कंज्यूमर। मतलब जो सामान को यूज करता है या उसके परमिशन से अगर कोई और यूज किया तो वो क्या बन जाएगा? कंज्यूमर, ठीक है। तो कंज्यूमर का मतलब क्या होता है? जो प्रोड्यूसर से एनी हाउ सामान को खरीदा वो कंज्यूमर जो यूज करेगा, या फिर उसके परमिशन से कोई और भी अगर यूज कर रहा है तो वो भी क्या बन गया? कंज्यूमर, ठीक है। अच्छा लेकिन याद रखना कि हम अगर किसी और, मेरा सामान अगर कोई और यूज कर रहा है तो वो कंज्यूमर तभी कहलाएगा जब हम उसको क्या देंगे? परमिशन। वो अगर मेरे परमिशन के बिना यूज करता है देन वो कंज्यूमर नहीं कहलाएगा। जैसे मान ले कोई चोरी करके लेके चला गया, जैसे मान ले मेरा फोन है, ठीक है, तो 1 साल का वारंटी है, कुछ भी खराब होगा तो हम जाके सर्विस करवा सकते हैं कि नहीं? करवा सकते हैं। अच्छा, फिर मान ले हम इसको यूज करने दिए और इसके पास से लगभग खराब हो गया, तो ऑब्वियसली हम वारंटी क्लेम कर सकते हैं ना। अब मान ले कोई चोरी करके लेके गया और वो देख लिया फोन में कि दिख रहा है अभी तक तो 4 महीने का वारंटी है, तो क्या वो सर्विसिंग करा पाएगा? क्यों? क्योंकि वो कंज्यूमर नहीं है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर में क्या क्या लिखा हुआ है, तुमको देखो बहुत सारा पॉइंट है, इतना सारा नहीं लिखना है। देखो कंज्यूमर का मतलब क्या होता है? एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स और हायर एनी सर्विस। देखो दो चीज लिखेंगे, या तो गुड्स या फिर क्या? सर्विस। कोई भी पर्सन जो या तो कोई सामान खरीदता है या फिर कोई सर्विस लेता है फॉर अ कंसिडरेशन विच हैज पेड और प्रॉमिस टू पे, या फिर पार्टली पेड और प्रॉमिस टू पे अंडर द सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ध्यान से समझना, कंज्यूमर का मतलब होता है वो इंसान जो या तो कोई गुड्स लिया या फिर कोई सर्विस, लेकिन उसके बदले पेमेंट नहीं करोगे, पेमेंट करोगे ना। तो फॉर अ कंसिडरेशन, किसके बदले? इतना लिख दोगे, पॉइंट नंबर 1 तुम्हारा खत्म। फॉर अ कंसिडरेशन। अब पेमेंट करने का तरीका बहुत सारा है, या तो फुल्ली पेड, या फिर प्रॉमिस टू पेड मतलब फ्यूचर में पेड करेंगे, या फिर कुछ पेड कर दिया और कुछ बाद में करेंगे। दूसरा,
It includes any user of such goods other than the person who buys such goods for consideration paid or promised to paid or paid partly promised to under any system of deferred payment when such use is made with the approval of such person. देखो, इसके अंदर वो इंसान आता है जो या तो सामान को खरीदता है या उसके परमिशन से कोई क्या करता है, यूज करता है, वो भी क्या बन गया, कंज्यूमर। लेकिन याद रखना, अगर हम सामान को खरीद करके फिर बेचते हैं तो क्या हम कंज्यूमर हुए, नहीं हुए। क्लियर कट लिखा हुआ है, however it does not include a person who obtains such goods for resale or for commercial purpose। हम अगर सामान को फिर से बेचने के लिए सामान खरीद रहे हैं देन हमको कंज्यूमर नहीं कहा जाएगा। हम अगर सामान को खरीद करके यूज करेंगे देन कंज्यूमर, नॉट कंज्यूमर। हाँ, इट ऑल्सो डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु अवेल्स अ सर्विस ऑफ एनी कमर्शियल पर्पस। अगर हम सर्विस लेते हैं फिर से किसी और को प्रोवाइड करने के लिए तो वो भी कंज्यूमर नहीं आएगा। देखो तुम लोग को लग तो रहा है बहुत ही लेंदी, बट इसका शॉर्ट सा बस इतना सा लिख लेना, कंज्यूमर रेफर्स टू एनी पर्सन हु यूजेस द गुड्स और सर्विस, इट इंक्लूड्स any such person, any such person who use the goods or service with approval of buyer। समझ में आया क्या बोले? तो इसके अंदर में आएगा कि कंज्यूमर का मतलब क्या होता है कि जो गुड्स या सर्विस को यूज करता है या उसके परमिशन से जो यूज करेगा वो क्या बन गया, कंज्यूमर। तो इतना लेंदी याद करने मत जाना, बट हाँ दिमाग में ये सब चीज को रखना। अगर पूछ देगा कि हम कमर्शियल पर्पस के लिए कोई भी गुड्स को खरीद रहे हैं तो एम आई अ कंज्यूमर, क्या हम कंज्यूमर हुए? तो आंसर क्या होगा, हम कंज्यूमर नहीं हुए। देखो व्हाट आर द 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। देखो मार्केटिंग मिक्स का 4 पीस, ये तो याद ही होगा पहले से, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, है ना। व्हाट इज परवेसिवनेस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का परवेसिवनेस का मतलब क्या होता है? देखो परवेसिवनेस का मतलब क्या होता है, जो हर जगह हो, परवेसिव जो हर जगह हो। तो प्लानिंग का परवेसिवनेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही है कि प्लानिंग क्या है, हर जगह है या हर लेवल पर है या हर बिजनेस में है ना। तो प्लानिंग इज परवेसिव इन ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। कहाँ कहाँ परवेसिव है, ये कहाँ कहाँ पर है, ऑल द लेवल्स एंड ऑल दी ऑर्गेनाइजेशन। चाहे हम लोग बात करें टॉप का, मिडिल का या फिर लोअर का बात करें, या ऑल दी ऑर्गेनाइजेशन मतलब अगर प्रॉफिट सीकिंग हो या नॉन प्रॉफिट सीकिंग हो वहां भी प्लानिंग है, बिग ऑर्गेनाइजेशन हो या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो वहां भी प्लानिंग है ना। तो हर जगह प्लानिंग है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? देखो साइंटिफिक प्रिंसिपल दिया कौन था, एफ डब्ल्यू टेलर। इसको हम लोग टेलरिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अब ध्यान देखो, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑल्सो नॉन एज अ टेलरिज्म, इसका दूसरा नाम क्या है, टेलरिज्म, इज अ थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट दैट एनालाइजेस वर्क फ्लो with the objective of improving economic efficiency, especially labor productivity। देखो एक चीज याद रखना कि हम लोग टेलर का जितना भी प्रिंसिपल पढ़े हैं, एफ डब्ल्यू टेलर का, वो सारा का सारा प्रिंसिपल याद रखना सिर्फ लोअर लेवल के लिए था। किसके लिए था? टेलर का तुम कोई भी प्रिंसिपल देख लो, सारा प्रिंसिपल किसके लिए था? सब वर्कर के लिए था, ध्यान से भी अगर पढ़ोगे तो। और फ्यूल का अगर देख लो तो फ्यूल ज्यादातर किस पे फोकस किया था? मैनेजर, काम को डिवाइड कर दो, है ना, ऑथोरिटी, स्केलर चेन वगैरह वगैरह। तो टेलर का जो भी प्रिंसिपल है वो किसके लिए था? वर्कर के लिए। और फ्यूल का किसके लिए था? टॉप एंड मिडिल लेवल, लगभग मैनेजर्स के लिए था। ठीक है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब होता है, इसको टेलरिज्म कहते हैं। सिंपल से लिखना, इट इज द थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, जहां पे हम लोग एनालाइज करते हैं वर्क फ्लो को टू अचीव या विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ, इसका पर्पस क्या होता है, इंप्रूव द इकोनॉमिक एफिशिएंसी। बस इतना लिख देना, इसको काट देना, टू इंप्रूव द इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ठीक है, टेररिज्म क्या है?
थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट है जो एनालाइज करता है वर्क फ्लो को ताकि इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या हो जाए, बढ़ जाए, मतलब पैसा इंक्रीज हो, जो भी है प्रॉफिट वगैरह थोड़ा इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SWOC इन द बिजनेस इन्वायरमेंट। देखो SWOC इससे 2-3 आता है, हम बता रहे। देखो SWOC में S का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस। देखो स्ट्रेंथ का उल्टा होता है क्या, वीकनेस, तो स्ट्रेंथ, वीकनेस। O फॉर क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, चैलेंज। ठीक है, तो SWOC का फुल फॉर्म क्या हो गया, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंज। सी दे दिया तो चैलेंज, लेकिन बहुत बार SWO और T दे देगा लास्ट में, क्या दे देगा, T। तो S का मतलब क्या हो गया, स्ट्रेंथ, W का मतलब वीकनेस, O का मतलब अपॉर्चुनिटी, और T का मतलब होता है थ्रेट। क्या होता है, थ्रेट। समझ में क्या बोले, T का मतलब क्या हो गया, थ्रेट। अगर SWOT आता है तो T फॉर क्या हो जाएगा, थ्रेट। अगर C देगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बदले चैलेंजेस। क्लियर है। व्हाट इज इंडस्ट्रियल पॉलिसी। देखो सुना होगा कि गवर्नमेंट का ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी है या प्लान। देखो इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मतलब होता है इंडस्ट्री का प्लान, समथिंग वगैरह वगैरह। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मतलब होता है स्ट्रेटेजिक एफर्ट्स बाय द गवर्नमेंट टू इनकरेज द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ सर्टेन सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। देखो बहुत बार गवर्नमेंट का प्लान आता है कि ये बिजनेस स्टैब्लिश करोगे तो तुमको बहुत ज्यादा क्या मिलेगा, टैक्स में रिलीफ मिलेगा, है ना, इजीली लोन मिल जाएगा, समथिंग वगैरह। तो इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, एक स्ट्रेटेजिक एफर्ट्स है किसका, गवर्नमेंट का। क्यों, ताकि डेवलपमेंट हो अलग अलग सेक्टर का इंडिया में। ठीक है, तो जो सेक्टर डेवलप नहीं होता है, जो सेक्टर डेवलप नहीं होता है उसके लिए ये कौन सा प्लान बनाया जाता है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ताकि इंडस्ट्री का क्या हो जाए, डेवलपमेंट। जैसे कि कॉटेज इंडस्ट्री, ये सबको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारा काम करे, जितना फ्री में, फ्री इंटरेस्ट में लोन दे दिया। चलो इसका लास्ट क्वेश्चन 105 में, डिस्टिंग बिटवीन वर्क पॉलिसी एंड वर्क स्ट्रेटेजी, मतलब पॉलिसी और स्ट्रेटेजी के बीच में। अच्छा, पॉलिसी वाला टर्म के बारे में सुना होगा कि अगर कोई भी कंपनी में फोन करेगा, जैसे मान एयरटेल का कंपनी में फोन किया, अगर किसी का नंबर दे करके पूछेगा इसका नाम बताइए तो बताएगा नहीं ना, वो लोग का रिस्पॉन्स होता है कि ये हमारे पॉलिसी के खिलाफ है। हाँ, तो पॉलिसी का मतलब क्या होता है, पॉलिसी का मतलब होता है बिजनेस का जनरल रिस्पॉन्स कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम में। मतलब अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ गया तो मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा, दैट इज कॉल्ड पॉलिसी। जैसे कि दुकान में अगर कोई आ गया बोलेगा उधार में बेचिएगा क्या, तो उसका पॉलिसी क्या होता है, नो क्रेडिट सेल। जिसका पॉलिसी है नो क्रेडिट सेल, तो सिंपली क्या कह देगा, क्रेडिट सेल अलाउड नहीं है। ठीक है, तो पॉलिसी का मतलब क्या होता है, देखो वर्क पॉलिसी कैन बी डिफाइंड एज द ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा रिस्पॉन्स, जनरल रिस्पॉन्स, मतलब नॉर्मल रिस्पॉन्स टू अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम। जब एक ही प्रॉब्लम बार बार राइज होता है तो हम लोग उसके लिए क्या बना देते हैं, पॉलिसी। जैसे अगर सब आके पूछता है कि उधार में बेचिएगा तो हम क्या बना देंगे, पॉलिसी, नो क्रेडिट सेल का पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल क्या है, नो क्रेडिट सेल। तो पॉलिसी का मतलब क्या होता है, जनरल रिस्पॉन्स, मतलब क्या हुआ, नॉर्मल रिस्पॉन्स हो गया टुवर्ड अ स्पेसिफिक या पार्टिकुलर प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम है उसके लिए एक ही रिस्पॉन्स है। जैसे प्रॉब्लम आ गया क्रेडिट सेल कीजिएगा, तो रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, नो, क्योंकि पॉलिसी क्या है, नो क्रेडिट सेल्स पॉलिसी है इसलिए। अच्छा, स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग कूटनीति भी कहते हैं हिंदी में। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, मतलब ओवरऑल प्लान टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ओवरऑल प्लान जो बनाते हैं जिससे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजी क्या क्या बना सकते हैं, चॉइस ऑफ एडवर्टाइजमेंट मीडिया। एडवर्टाइजमेंट तो सब करता है, हर बिजनेस करेगा ना, लेकिन किस मीडिया से करेगा वो हर बिजनेस का क्या होता है, अलग अलग होता है। तो चॉइस ऑफ एडवर्टाइजमेंट मीडिया क्या हो गया, स्ट्रैटेजी हो गया। या सेल्स प्लान का टेक्निक, देखो बाई वन गेट वन चलता है, या 30% ऑफ या 50% ऑफ, तो ये सब क्या हो गया हम लोग का, स्ट्रैटेजी। क्या हो गया, स्ट्रैटेजी।